Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is International Radio as an instrument of intercultural and intercommunication. First of all, we want to know about intercultural. What is intercultural? इंटरकल्चरल क्या होता है? अगर हम इंटरकल्चरल की बात करें तो इसमें कई सारे कल्चर्स, जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, उस ग्लोबल विलेज और ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि आज पूरा विश्व एक दूसरे में समाहित हो चुका है, एक दूसरे से जुड़ चुका है, एक दूसरे से बहुत हद तक घुल मिल गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं इंटरकल्चरल। तो जब संचार माध्यमों के विकास के साथ पूरा विश्व एक गांव बन चुका है, इनकी दूरियां बहुत कम हो चुकी हैं, ऐसे में क्या होता है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी परंपराएं, हमारे रहन सहन को दूसरे देश के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। और ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा, दूसरे देशों के कल्चर्स को, उनकी संस्कृति, उनके ट्रेडिशन, उनके फैशन, उनके स्टाइल्स, उनके फूड हैबिट्स को हमने अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमने अपने कल्चर या अपने ट्रेडिशंस को छोड़ा नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश के लोगों ने अपने कल्चर या ट्रेडिशंस को छोड़ा नहीं है, बल्कि क्या किया है कि उसमें अपने कल्चर के साथ हमारे कल्चर को भी उसमें समाहित किया है, उसे भी स्वीकार किया है। उसी तरह से हमने भी क्या किया है, अपने कल्चर को छोड़ा नहीं है, बल्कि इस अपने कल्चर में और भी देशों के कल्चर, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पोशाक आदि को अपने कल्चर में समाहित किया है, शामिल किया है। अब ये अलग बात है कि अगर सिर्फ अपने देश की अगर बात करें तो क्या हुआ है कि जो रेडियो है या टेलीविज़न है या कहें कि मीडिया है, उसने इस कदर बाकी देश की चीज़ों को हम तक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचाना शुरू कर दिया है कि हमें ऐसा लगने लगा कि अगर हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, अगर हमने इन चीज़ों को नहीं अपनाया, तो लोग हमें पिछड़ा कहेंगे, हम पिछड़ जाएंगे, हमारी सोच पिछड़ जाएगी। यही वजह है कि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश पे क्या हुआ, विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति, उनके रहन सहन, पहनावे, खान पान आदि बहुत मात्रा में हावी हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम दिवाली, होली, दुर्गा पूजा आदि जैसे, रक्षाबंधन आदि जैसे बहुत से त्यौहार, पर्व मनाते हैं। उसके अलावा साड़ी, धोती जैसे पोशाक, या अलग अलग राज्यों की बात करें, जैसे पंजाब में वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, गुजरात में गरबा होता है। इसी तरह से अगर यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पे धोती पहनी जाती है। फिर वहाँ की जो भाषा है भोजपुरी भाषा, तो ये सब चीज़ें शामिल हैं, ये सब चीज़ें हैं, अभी भी हैं, इन्हें बिल्कुल किसी ने छोड़ा नहीं है। लेकिन जो विदेशी कल्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम पे हावी हो गया है,
क्यों? बिकॉज ऑफ मीडिया। और इसी तरह से हमारी चीज़ों को भी विदेश के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है, चाहे हमारी फिल्में हों, हमारे पहनावे हों, हमारे भोजन हों, उन्हें उन लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारे ट्रेडिशंस या फिर बाकी और देशों कहें कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ के जो ट्रेडिशंस, जो कल्चर्स हैं, वो कम मात्रा में उनकी खबर, उनके बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी जानकारी को कम मात्रा में और देशों तक, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ तक पहुंचाई जाती है, जबकि उनकी चीज़ों को हम तक बहुतायत मात्रा में पहुंचाई जाती है। तो इसका असर देखने को मिलता है। हमने बहुत ज़्यादा उसे शामिल कर लिया है और हमारी चीज़ों को अभी भी बहुत हद तक लोगों ने शामिल तो किया है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा दूसरे देशों पे हावी नहीं हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ बात करेंगे और इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि रेडियो ने कैसे इसमें इंटरकल्चरल मतलब कि कल्चर को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने में कौन सी भूमिका निभाया है और निभा रहा है। तो रेडियो from the beginning was used as an instrument of international communication. The discovery of radio waves made possible to send the information on the long distances without wire using the Morse code, and the new device was firstly called a wireless telegraph. This invention gave the new possibilities to communicate between the continents, from ships to shores and back, or between the military troops during wartime. This type of radio services have been systematically developed since 1920 by governments to maintain the connections with the citizens outside the borders or in colonies. International broadcasting was also used to communicate with the allies and with the enemies during the military conflicts after the World War II. The radio external services like Radio Free Europe or Voice of America transmitted the programs to people behind the Iron Curtain to send them the democratic values. Nowadays, the External Services Act as an interchange platform of the cultural, political, economical ideas and values. The governments lead the international broadcasting to promote their countries, their cultures, science and art, and to increase national prestige. This communication allows to exchange the cultural patterns between people on both sides of the border. Now the international broadcasting is mostly the instrument of cultural diplomacy than means of propaganda. But we should remember that the radio is still used as the channel of the political communication and the propaganda too. For example, in Syria, Iraq, Afghanistan, Ukraine, Belarus, Russia, China, and so on. Additionally, because of existing multiple forms of accessibility to the radio by radio waves or a satellite or internet, the broadcasters provide the information and entertainment better than ever before. In my paper, I would like to analyze some of the external radio services
like BBC World Service, Radio France International, Voice of America, Radio Exterior de Hispana, Radio Canada International, Radio Poland, former Polish Radio External Service, Deutsche Welle, Radio Sputnik, former Voice of Russia, and others. Thank you.